मुग़ल शासकों और राजे रजवाड़ों के ज़माने में बनाई गई ऐतिहासिक इमारतों का आर्किटेक्चर और सुंदर कलाकृतियाँ और अद्भुत कारीगरी को देखकर आज भी दिमाग चकरा जाता है और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद भी इन इमारतों को किस तरह से बनाया गया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक इमारत से जुड़े इतिहास और उस दुर्ग की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर के किले के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अकबर का ससुराल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं एके और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके ट्रैवल विद एजुकेशन में। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर का किला जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आमेर में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की खूबसूरत और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला अकबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अपनी कलात्मक वास्तुशैली और सुंदर कलाकृतियों और भव्यता के कारण यहाँ पर हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों, इस किले का निर्माण कछवा राजा मानसिंह ने, जो कि अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे, सन 1600 ईस्वी में शुरू करवाया था, जबकि इसका विस्तार कार्य सवाई जयसिंह द्वारा सन 1700 ईस्वी में पूरा कर लिया गया था। इसे बनने में लगभग 150 सालों का समय लगा है। इस किले के चारों ओर 12 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाई गई है। इस किले के चारों ओर पुरानी इमारतें भी बनी हुई है, जिनमें उस ज़माने में लोग रहा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ यह इमारतें खंडहर में बदल गई। लेकिन कुछ इमारतों में आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं। वहीं किले के सामने की ओर आपको एक पीले रंग की इमारत दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर की बेगम जोधा बाई का जन्म हुआ था और यहीं पर उनका बचपन गुजरा था। आमेर के किले के पास ही जयगढ़ दुर्ग स्थित है। यह दोनों दुर्ग आपस में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से जुड़े हुए हैं। यह सुरंग गुप्त रूप से बनाई गई थी, जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय विपरीत परिस्थितियों में राजवंश के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किया जाता था। किले के प्रवेश द्वार तक आने के लिए आप हाथी का यूज़ भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप यहां तक पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। यह महल 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग का अपना अलग से एक प्रवेश द्वार और प्रांगण बनाया गया है। जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं तो सामने की ओर ये चौक दिखाई देता है, जिसे जलेब चौक कहा जाता है। उस ज़माने में इसे सैनिकों की परेड ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सामने की ओर ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसे सूरज पोल कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उगते हुए सूर्य की किरणें सबसे पहले इस दरवाजे पर पड़ती है, इसीलिए इसे सूरज पोल कहा जाता है। उस ज़माने में राज परिवार के लोग हाथी की सवारी करते हुए इसी द्वार से महल में प्रवेश करते थे और आज भी सुबह 8 से 11 बजे के बीच हाथी की सवारी इसी द्वार से महल में प्रवेश करती है। सामने की ओर ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसे मून गेट यानी कि चांदपोल कहा जाता था। उस ज़माने में आम लोग इसी रास्ते से आया जाया करते थे। ये जो सामने आपको एक और दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इसे सिंहपोल यानी कि लॉइन गेट कहा जाता था। इस गेट के बाहर की ओर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग बनाई गई है, जिसे सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस द्वार से होकर के हम महल के दूसरे प्रांगण में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम दूसरे प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो सामने की ओर आपको एक इमारत दिखाई देती है, जिसे दीवाने आम कहा जाता था। दीवाने आम का मतलब होता है आम लोगों के बैठने का स्थान।
यहाँ बैठकर राजा महाराजा आम लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। यहाँ बीच में राजा बैठा करते थे और उनके आसपास उनके मंत्री बैठा करते थे और बाहर की ओर आम लोगों के बैठने की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ आपको 48 स्तंभ दिखाई देते हैं, जिनमें से 8 स्तंभ संगमरमर के बने हुए हैं तथा शेष लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। पिलर्स के बीच में धूप से बचाव के लिए कर्टेंस लगाए जाते थे। यहाँ पर आप देखेंगे पिलर्स के ऊपर की ओर एक हाथी की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सामने की ओर आपको गणेश पोल दिखाई देता है, जिसे उस ज़माने में प्राइवेट गेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि इस द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, इसीलिए इसे गणेश पोल कहा जाता है। इस दरवाजे पर 300 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग बनाई गई है, जो कि आज भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। दरवाजे के ऊपर की ओर सुहाग मंदिर बना हुआ है, जहां पर उस ज़माने में अविवाहित स्त्रियों का आना मना था। यहां पर विवाहित महिलाएं राजा के लिए युद्ध में जीतने की प्रार्थना किया करती थी। दीवाने आम के पास ही 27 कचहरी बनी हुई है, जिसे रिकॉर्ड रूम भी कहा जाता है। उस ज़माने में यहाँ पर राजाओं के 27 रजवाड़े हुआ करते थे, जिनका लेखा जोखा यहाँ पर किया जाता था। 27 कचहरी में बने हुए ये पिलर्स कचहरी को 27 अलग अलग भागों में बांटते हैं। इन भागों में बैठकर उस ज़माने में अलग अलग विभाग के अधिकारी 27 रजवाड़ों का लेखा जोखा रखा करते थे। 27 कचहरी के सामने की ओर आपको एक खूबसूरत गार्डन दिखाई देता है, जिसे केसर क्यारी कहा जाता है। राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर कश्मीर से केसर के पौधे लाकर केसर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उन्हें लगाने में असफल रहे, क्योंकि केसर सिर्फ ठंडे इलाकों में ही लगाई जाती है। उन्होंने यहाँ पर इस क्यारी के चारों ओर माउटा झील का निर्माण भी करवाया था। यहीं पास में उस ज़माने का तुर्किश हमामबात बना हुआ है, जो कि उस ज़माने की टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर राजा मानसिंह अपनी रानियों के साथ में स्नान किया करते थे। हमामबात के बीचों बीच एक बाथ टब बनाया गया है। यहाँ पर पानी पास में बने हुए 2 टाँकों से आया करता था। एक टाँके में गर्म पानी हुआ करता था, जबकि दूसरे टाँके में ठंडा पानी हुआ करता था। यहाँ पर तांबे के पाइप लगे हुए हैं, जिनसे होकर के पानी यहाँ पर इन नालियों में आता था। फिर इन नालियों से ये पानी बाथ टब में आ जाया करता था, जिसमें खुशबू के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ और केसर भी मिलाई जाती थी। कपड़े चेंज करने के लिए पास में ही चेंजिंग रूम बनाए गए थे। वहीं शौचालय की व्यवस्था भी उस ज़माने में इस प्रकार से हुआ करती थी। यहाँ से आगे बढ़ते ही हम किले के तीसरे प्रांगण या 3rd कोर्टयार्ड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आपको सामने की ओर ये दीवाने खास दिखाई देता है। दीवाने खास का मतलब होता है खास लोगों के बैठने का स्थान। यहाँ पर पास में ही एक शीश महल बना हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इस शीश महल को मिर्ज़ा राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर राज परिवार के लोगों को आने की अनुमति थी और आम जनता पर प्रतिबंध था। यहाँ पर इटालियन मार्बल से बने हुए पिलर और खूबसूरत कांच की नक्काशी की गई है, जिन्हें राजा ने बेल्जियम से मंगवाया था। यहाँ पर दोनों ओर रानियों के 2 कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर राजा रानियों को मशाल जलाकर चांद और तारे दिखाया करते थे। सामने की ओर सुख मंदिर बना हुआ है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है, जिसका इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता था। इसमें एक झरना बना हुआ है, जिसमें ऊपर की ओर एक टाँका बना हुआ है, जिसमें से पानी जैसे जैसे झरने पर गिरता था तो उसकी ठंडक से आसपास का वातावरण भी ठंडा हो जाया करता था।
यहाँ पर एक बग्गी रखी हुई है जिसका इस्तेमाल रानियों के लिए किया जाता था। अब हम इस महल के चौथे प्रांगण यानी कि आखिरी कोर्टयार्ड में पहुँच चुके हैं, जिसमें राजा मानसिंह रहा करते थे। यहाँ पर राजा की 12 रानियों के लिए अलग अलग 12 कमरे बने हुए हैं जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। यहाँ पर पुरुषों को आना वर्जित था। रानियों की सेवा यहाँ पर किन्नर किया करते थे। राजा मानसिंह अपने कमरे से सभी रानियों पर नज़र रखा करते थे और रानियों के कमरे एक गैलरी के द्वारा जुड़े हुए थे। राजा समय के अनुसार अपनी रानियों के पास जाया करते थे, जिसकी जानकारी अन्य रानियों को नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।